डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रोज़ी शाह आज आपको बीए सेकेंड ईयर के पेपर सेकेंड के अंतर्गत ग्रामीण समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में बताने जा रही हूँ। इससे पूर्व फर्स्ट ईयर में भी मैंने आपको समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में विस्तार से बताया था और उसके अंतर्गत मैंने आपको विज्ञान क्या है, विज्ञान की विशेषताएं, वैज्ञानिक पद्धति आदि की चर्चा की थी। एक बार पुनः मैं आज आपको जो ग्रामीण समाजशास्त्र की प्रकृति बताऊंगी उसमें विज्ञान क्या है इस अवधारणा को स्पष्ट करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि विज्ञान क्या है। विज्ञान ज्ञान प्राप्त करने की एक पद्धति है। विज्ञान का अर्थ क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान से है। स्मिथ के अनुसार विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग से प्राप्त तथ्यों एवं सिद्धांतों का एक व्यवस्थित व क्रमबद्ध रीति से संग्रह है। स्टुअर्ट चेज लिखते हैं कि विज्ञान पद्धति का सहगामी है, ना कि विषय वस्तु का। कार्ल पियर्सन्स कहते हैं कि समस्त विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि उसकी विषय वस्तु में। संक्षेप में विज्ञान का संबंध विषय वस्तु से ना होकर अध्ययन पद्धति से है। ध्यान दीजिए, मैं क्या कह रही हूँ कि विज्ञान का संबंध विषय वस्तु से ना होकर अध्ययन पद्धति से है। यदि विषय की अध्ययन पद्धति में क्रमबद्धता, वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता आदि का प्रयोग किया जाता है तो वह विषय विज्ञान है। चलिए अब हम जानते हैं वैज्ञानिक पद्धति के चरण। पी.वी. यंग के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति के चरण है: एक काम चलाऊ उपकल्पना का निर्माण, स्वीकृत तथ्यों का अवलोकन, संग्रहण एवं लेखन, लिखित तथ्यों का श्रेणियों और क्रमों में वर्गीकरण, वैज्ञानिक सामान्यीकरण एवं नियमों का निर्माण। लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के 4 चरण बताए हैं जो इस प्रकार हैं: काम चलाऊ उपकल्पना का निर्माण, स्वीकृत तथ्यों का अवलोकन एवं लेखन, स्वीकृत तथ्यों का वर्गीकरण एवं संगठन, और अंतिम चरण आपने बताया है सामान्यीकरण। वैज्ञानिक पद्धति के सर्वमान्य चरण कौन से हैं उनके बारे में मैं अब आपको बताऊंगी और एक एक करके इस चरण के बारे में समझाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ अध्ययन विषय का चुनाव। सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि द्वारा अध्ययन कार्य शुरू करने के लिए विषय का चुनाव किया जाता है और विषय ऐसा होना चाहिए जो अध्ययन के योग्य हो। इसका अर्थ है कि विषय से संबंधित शोधकर्ता को विषय के बारे में जानकारी होनी चाहिए और इसके अतिरिक्त संबंधित जो ज्ञान है विषय से वह विवरण, सामग्री आदि की उसे सहायता लेनी चाहिए। संक्षेप में अध्ययनकर्ता को जिस विषय का वह अध्ययन करना चाह रहा है उसका पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। दूसरा, उपकल्पना का निर्माण। किसी भी विषय का अध्ययन करने से पूर्व अनुसंधान को केंद्रित करने के लिए शोधकर्ता को एक काम चलाऊ उपकल्पना का निर्माण करना होता है। इस उपकल्पना की सत्यता की जांच की जाती है, यानी जब हम अध्ययन कार्य शुरू करते हैं तो उससे पूर्व एक काम चलाऊ उपकल्पना का निर्माण करते हैं, लेकिन उसकी सत्यता की जांच बाकी है। यदि वह उपकल्पना सत्य सिद्ध हो जाती है तो वह सिद्धांत का रूप ले लेती है और यदि असत्य सिद्ध होती है तो वह सिद्धांत का रूप नहीं लेती है। यंत्रों का चुनाव। अनुसंधानकर्ता अध्ययन करने से पूर्व ये भी तय करता है, ये भी निश्चित करता है कि अध्ययन करते समय उसे किन यंत्रों का प्रयोग करना है अपने अध्ययन कार्य में। अवलोकन। उपकल्पना के निर्माण के बाद अध्ययनकर्ता तथ्यों एवं घटनाओं का अवलोकन करता है
और अवलोकन का ये कार्य जो अनुसंधानकर्ता करता है वह सहभागिक अथवा असहभागिक किसी भी रूप में किया जा सकता है। सामग्री का संकलन, कलेक्शन ऑफ डाटा, जिन तथ्यों का अध्ययनकर्ता अवलोकन करता है उनका एकत्र भी करता है, यानी उनका संकलन भी करता है और उन्हें एकत्र करके उन तथ्यों को लिखता है, लेखबद्ध करता है, जिससे वह उन तथ्यों को भूले नहीं। और लिखते समय भी विशेष सावधानी की ज़रूरत होती है। दोषपूर्ण लेखन यानी गलत लेखन यदि हो जाए तो निष्कर्ष भी गलत हो जाएगा, दोषपूर्ण हो जाएगा। तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण, एकत्रित तथ्य, संकलित तथ्य बिखरे हुए होते हैं और उन्हें व्यवस्थित करने की ज़रूरत होती है। इस सामग्री को पृथक पृथक शीर्षकों के अंतर्गत वह विभक्त करता है अनुसंधानकर्ता, यानी जो हमने तथ्य एकत्र किए हैं उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में वो डिवाइड करता है, विभक्त करता है और तथ्यों के पारस्परिक संबंध ज्ञात किए जाते हैं। जो तथ्य हमने एकत्र किए हैं उनमें आपस में क्या संबंध है उन्हें ज्ञात किया जाता है तथा कार्य कारण संबंधों का पता लगाया जाता है, यानी कोई घटना घटित हुई तो उसके पीछे क्या कारण है उन संबंधों का पता लगाया जाता है। सामान्यीकरण, तथ्यों के पारस्परिक संबंधों एवं कार्य कारण के आधार पर घटना से संबंधित निष्कर्ष निकाले जाते हैं। क्या निकाले जाते हैं? निष्कर्ष निकाले जाते हैं और इन निष्कर्षों के आधार पर ही नियमों एवं सिद्धांतों की रचना की जाती है। ये जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उन्हीं के आधार पर हम सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। अब मैं अंतिम चरण आपको बताने जा रही हूँ, रिपोर्टिंग या प्रतिवेदन। अनुसंधानकर्ता अपने संपूर्ण अध्ययन को, यानी जो उसने अध्ययन किया है उसको उसकी एक रिपोर्ट लिखता है, उसका एक प्रतिवेदन लिखता है, प्रस्तुत करता है और अपने इस रिपोर्ट में वह अपने अध्ययन का विषय क्षेत्र, अपने अध्ययन की पद्धति, उपकल्पना, निष्कर्षों आदि का विस्तार से उल्लेख करता है। साथ ही वह भविष्य में वो जो उसने अनुसंधान किया उसकी संभावना क्या है, यानी जो अनुसंधान शोधकर्ता द्वारा किया गया है उस अनुसंधान की क्या संभावना है इसका भी वर्णन करता है। और इसके साथ साथ वह अध्ययन के अंतर्गत आने वाली कठिनाइयों, समस्याओं का भी वर्णन करता है, अध्ययन की कमियों, अभावों का भी जिक्र करता है और इसके साथ वह अध्ययन से संबंधित सुझावों का भी उल्लेख करता है। संक्षेप में, किसी भी ज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रखने के लिए उसे वैज्ञानिक पद्धति की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ग्रामीण समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ग्रामीण समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है। तो ग्रामीण समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है और क्यों वैज्ञानिक है इसके बारे में अब हम जानेंगे। ग्रामीण समाजशास्त्र कार्य और कारण की व्याख्या करता है। कोई भी विज्ञान किसी भी घटना की खोज के लिए उसके कारणों और प्रभावों का भी पता लगाता है, क्योंकि बिना कारण के कोई भी घटना घटित नहीं होती है। प्रत्येक घटना के पीछे कोई कारण होता है और प्रत्येक घटना कुछ प्रभाव छोड़ती है। ग्रामीण समाजशास्त्र में भी क्या है कि व्याख्या कार्य और कारण के आधार पर की जाती है। ग्रामीण समाजशास्त्र क्या है का वर्णन करता है। ग्रामीण समाजशास्त्र भी दूसरे विज्ञानों की तरह क्या है का अध्ययन करता है, ना कि क्या होना चाहिए का अध्ययन करता है। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण समाज में पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों, सामाजिक समूहों, सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। ये एक पॉजिटिव साइंस है, सकारात्मक विज्ञान है कि और इसी रूप में वह घटनाओं को निष्पक्ष रूप से देखता है और जिस रूप में वह ग्रामीण समाज में उपलब्ध हैं उसी रूप में उन घटनाओं को प्रस्तुत करता है। ग्रामीण समाजशास्त्र
क्या होगा की ओर संकेत करता है। ग्रामीण समाजशास्त्र कार्य कारण के संबंधों तथा सिद्धांतों के आधार पर यह भी बताता है कि भविष्य में क्या होगा, ग्रामीण समाज में क्या परिवर्तन आ सकते हैं और उन परिवर्तनों का स्वरूप क्या होगा आदि के बारे में भी बताता है। और इन भविष्यवाणियों के आधार पर, यानी क्या होगा के आधार पर, ग्रामीण पुनः निर्माण और सुधार की योजनाएं बनाई जा सकती हैं और आने वाले संकट से मुक्ति पाई जा सकती है। यहाँ पर मैं आपको क्या होगा के बाद एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ, वह है ग्रामीण समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है। मैंने आपको पहले 2-3 पॉइंट्स इसलिए बताए जिससे कि आपको ये कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अब मैं आपको बता रही हूँ कि ग्रामीण समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है। तथ्यों की खोज के लिए अनेक वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है। ये वैज्ञानिक पद्धतियाँ जैसे सामाजिक सांख्यिकी, सामाजिक सर्वेक्षण, व्यक्तिक विषय अध्ययन पद्धति, केस स्टडी मेथड, और इसी प्रकार समाजमिति, अवलोकन पद्धति, इन विधियों के द्वारा ग्रामीण समाजशास्त्र में तथ्यों का संकलन किया जाता है, तथ्यों को एकत्र किया जाता है, उनका वर्गीकरण और विश्लेषण करके निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं और इसके आधार पर सामान्यीकरण और सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं। ग्रामीण समाजशास्त्र उपकल्पनाओं का निर्माण करता है और उन उपकल्पनाओं की सत्यता की जांच करता है। इस संदर्भ में एक बात कही जा सकती है कि ग्रामीण समाजशास्त्र क्योंकि एक नया विज्ञान है, इसलिए इसकी पद्धतियाँ अन्य विज्ञानों की भांति बहुत अधिक विकसित नहीं हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि प्रगति के दौरान अन्य विज्ञानों की तरह ये भी विकसित विधियों का प्रयोग करके एक समृद्ध विज्ञान बन जाएगा। संक्षेप में, वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग के अभाव में कोई भी विषय विज्ञान होने का दावा नहीं कर सकता है और ग्रामीण समाजशास्त्र में अध्ययन में विज्ञान के सारे चरणों और पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ग्रामीण समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है। ग्रामीण समाजशास्त्र सिद्धांतों का निर्माण करता है और सिद्धांतों की पुनः परीक्षा करता है। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण जीवन से संबंधित अध्ययनों के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण करता है। ग्रामीण समाजशास्त्री अपनी उपकल्पना की सत्यता की जांच करता है और उससे संबंधित अवलोकन करता है, तथ्यों का संकलन कर उन तथ्यों का वर्गीकरण करता है, विश्लेषण करता है और प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण करता है। और ये सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, यानी समय कहीं पर भी किसी भी समय किसी भी स्थान पर यदि उनकी सत्यता की जांच की जाए तो ये सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, परीक्षा में खरे उतरते हैं। इन सिद्धांतों की सत्यता की जांच के लिए उनकी परीक्षा और पुनः परीक्षा भी ग्रामीण समाजशास्त्र करता है, जिससे उनकी वैज्ञानिकता की पुष्टि होती है। देश और काल के अनुसार इन सिद्धांतों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसमें संशोधन भी लेकिन किए जाते हैं और नए सिद्धांतों का निर्माण भी किया जाता है। ग्रामीण समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति पर कुछ आपत्तियाँ मतलब जो दोष लगाए जाते हैं या जो ग्रामीण समाजशास्त्र की सीमाएं हैं, तो वे कौन से आपत्तियां हैं जो ग्रामीण समाजशास्त्र पर लगाई जाती हैं, उनके बारे में भी हम समझ लें। प्रयोगशाला का अभाव। एक आपत्ति ये लगाई जाती है कि ग्रामीण समाजशास्त्र के पास अपनी प्रयोगशाला नहीं है।
प्रयोगशाला यानी जिसमें उपकरण होते हैं, यंत्र होते हैं, जहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, परीक्षण किए जाते हैं और कार्य कारण संबंध ज्ञात करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं, घटनाओं का अवलोकन किया जाता है। उसी प्रकार से ग्रामीण समाजशास्त्र के पास अपनी कोई प्रयोगशाला नहीं है। इस आरोप का खंडन करते हुए हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक विज्ञानों की भांति ग्रामीण समाजशास्त्र अपनी अध्ययन वस्तु को प्रयोगशाला तक सीमित नहीं रख सकता और इसकी प्रयोगशाला केवल चार दीवारी तक सीमित हो भी नहीं सकती, क्योंकि ग्रामीण समाजशास्त्र की प्रयोगशाला समाज है। और उदाहरणतः सामुदायिक विकास और ग्रामीण योजनाएं लागू करके ग्रामीण समाज में अनेक प्रयोग किए गए हैं और कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले गए हैं। अनेक ऐसे विज्ञान भी हैं जिनकी प्रयोगशाला चार दीवारी तक सीमित नहीं है, जैसे मौसम विभाग, नक्षत्र विज्ञान, भूगोल, भूगर्भ शास्त्र आदि। फिर भी ये विषय विज्ञान है, अतः ग्रामीण समाजशास्त्र पर प्रयोगशाला के अभाव का आरोप लगाना निराधार है। अब हम दूसरा आप जो आपत्ति है वो जानते हैं, निष्पक्षता का अभाव। ग्रामीण समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध में एक आरोप ये भी लगाया जाता है कि ग्रामीण समाजशास्त्र में निष्पक्षता का अभाव है। इसका अर्थ है कि अध्ययन करते समय अनुसंधानकर्ता की अपनी संस्कृति, मूल्य, विचार, पसंद, आदर्श अध्ययन को प्रभावित कर सकते हैं और इससे प्राप्त होने वाले निष्कर्ष जो हैं वो वस्तुनिष्ठ नहीं रहते हैं। इसलिए इनके द्वारा तथ्य भी निष्कर्ष और वैज्ञानिक नहीं है। और इसके विपरीत दूसरे विज्ञानों में जैसे भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र में पक्षपात के आने की संभावना नहीं रहती है, ऐसी दलील दी जाती है और ये आपत्ति लगाई जाती है। इस आलोचना के उत्तर में हम कह सकते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र का संबंध ग्रामीण मानव के सामाजिक जीवन से है और उसमें अध्ययनकर्ता के पक्षपात के आने की संभावना भी है, किंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि ग्रामीण समाजशास्त्र में पक्षपात रहित अध्ययन किया ही नहीं जा सकता। अब ऐसी अनेक विधियां ढूंढ ली गई हैं जिनसे अधिक पक्षपात रहित और वैज्ञानिक अध्ययन किए जा सकते हैं और ऐसे अध्ययनों में पूरी तरह से मानवीय तथ्यों को पृथक करना लेकिन संभव नहीं है। इसका कारण ये है कि ग्रामीण समाजशास्त्र का संबंध भौतिक पदार्थों या निर्जीव वस्तुओं से न होकर संजीव और तर्कशील मानव से है। तो इस आपत्ति के संबंध में मैंने आपको जो विचार थे वह बताए। अब मैं तीसरी आपत्ति के बारे में आपको बता रही हूँ। विषय सामग्री मापन में असमर्थ है। ग्रामीण समाजशास्त्र पर एक आरोप ये है कि ये अपनी विषय सामग्री को मापने में असमर्थ है। प्राकृतिक विज्ञानों की भांति हम इसकी विषय सामग्री को नाप तोल नहीं सकते हैं, यानी इसे मीटर में, इंच में, किलोग्राम में, फीट में, सेंटीग्रेड में माप नहीं सकते हैं। किंतु इसका अर्थ ये भी नहीं है कि किसी अन्य माप में इसको हम प्रकट ही नहीं कर सकते हैं। जैसे कि समाजमिति पैमाने के द्वारा संबंधों की निकटता और घनिष्ठता और दूरी को ज्ञात किया जा सकता है, इसी प्रकार रेटिंग स्केल द्वारा भी ये कार्य किया जा सकता है। फिर भी ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक विज्ञान में माप तोल का कार्य ही हो। इस बारे में समाजशास्त्री ग्रीन लिखते हैं कि विज्ञान और माप के बीच वास्तव में कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। कहने का अर्थ है कि अनेक ग्रामीण सामाजिक तथ्यों को सांख्यिकी में प्रकट किया जाने लगा है, अतः ये आरोप भी उचित नहीं है। भविष्यवाणी करने में असमर्थ। कुछ विद्वानों का ये आरोप है कि प्राकृतिक विज्ञानों की भांति ग्रामीण समाजशास्त्र भविष्यवाणी नहीं कर सकता और ना ही उसकी भविष्यवाणी उस मात्रा में सत्य सिद्ध होती है जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञानों में सत्य सिद्ध होती है।
ये ठीक है कि प्राकृतिक विज्ञानों की भांति ग्रामीण समाजशास्त्र की भविष्यवाणी 100% सही नहीं उतरती, फिर भी अधिकांशतः भविष्यवाणियाँ सही सिद्ध होती हैं। और हम देखते हैं कि अनेक बार मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणियाँ आंधी तूफान वर्षा ओलावृष्टि के बारे में की होती हैं वह भी सत्य सिद्ध नहीं होती हैं। इसलिए ये आरोप लगाना कि ग्रामीण समाजशास्त्र भविष्यवाणी नहीं कर सकता, सही सिद्ध नहीं कर सकता, ये भविष्यवाणी भी सही, ये आरोप भी सही नहीं है। अब मैं अंतिम आपत्ति आपको बताने जा रही हूँ, यथार्थ विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र पर एक आरोप है कि ये यथार्थ विज्ञान नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो नियम एवं सिद्धांत अटल, सत्य और सार्वभौमिक नहीं हैं, जैसे प्राकृतिक विज्ञानों के नियम होते हैं। जैसे प्राकृतिक विज्ञानों का एक नियम है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से पानी बनता है, और ये नियम किसी भी देश और किसी भी समय में अगर हम देखते हैं तो सत्य सिद्ध होता है। किंतु ग्रामीण समाजशास्त्र में कोई इस प्रकार के सार्वभौमिक नियम नहीं है। जो नियम हैं वह समय एवं स्थान के आधार पर बदलते रहते हैं। इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि प्राकृतिक विज्ञानों की भांति अटल नियम नहीं है। इसका कारण ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय सामग्री है। चिंतनशील मानव समय परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, इसलिए नियम भी बदलते रहते हैं, जबकि भौतिक वस्तुएं उसी रूप में रहती हैं। भौतिक वस्तुएं जैसे लोहा, सोना, पारा, तांबा, धातु आदि वर्षों तक उसी रूप में रहती हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन मानव व्यवहार से संबंधित ऐसे तथ्य अब खोज लिए गए हैं जो अटल और यथार्थ हैं। संक्षेप में, ग्रामीण समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है और इसकी प्रकृति नेचर वैज्ञानिक है। उसकी वैज्ञानिक प्रकृति के संबंध में उठाई गए ये आपत्तियाँ मिथ्य धारणाओं के कारण हैं। जो कुछ कमियां हैं वे उसकी अध्ययन सामग्री के कारण है। ग्रामीण समाजशास्त्र एक नया विज्ञान है जो विकास के पथ पर अग्रसर है। धन्यवाद।